आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख नेतागण, हमारे प्रभारी और उपस्थित सभी प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मान्य सदस्य भाई और बहनों, आदरणीय रामलाल जी ने जो माइंड सेटअप की बात की थी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल आपको पता होगा कि मेडिकल प्रोफेशन में अलग अलग प्रकार के स्पेशलाइजेशन हुआ है। पहले केवल आँख का डॉक्टर था, अब आँख में भी 10 प्रकार की बीमारियों के 25 एक्सपर्टाइज डॉक्टर तैयार हुए हैं। स्वाभाविक रूप से आने वाला समय हमें हमारे माइंड सेटअप को हम लेकर किस प्रकार से चलेंगे, जिससे हमारे मन की स्थिति और आत्मविश्वास कैसे होगा, इसके आधार पर आने वाले भविष्य की लड़ाई हम जीतने वाले हैं। पहली बात यह है कि हमें हमारी विरासत से जो एक्सपर्टाइज मिला है वो अपोजिशन पार्टी का रहा है। धरने, मोर्चा, प्रतिमा का दहन करना, आंदोलन करना, निषेध करना, इन बातों के लिए हम बड़े एक्सपर्ट हैं। और ये कार्यक्रम करते समय नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भी बड़ा आनंद आता है। और विपक्ष में ये सब कार्यक्रम करते करते बड़ा उत्साह से हम काम करते थे, तो हमारे में से कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ गए वो दिन, इतना वो इसको याद करते हैं। पर हम राजा के भूमिका में आए हैं। देश के तकदीर को और देश के भविष्य को बदलने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है। 65 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, 65 साल में से हर जगह पर कांग्रेस को राज करने का अवसर मिला। कांग्रेस ने देश में समस्याएं खड़ी की और देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा किया। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है। और कांग्रेस की गलत नीति के कारण धनवान देश होने के बाद भी जनता गरीब है। कांग्रेस ने अनेक सालों में अनेक कांग्रेस पर आघात हुए, पर कांग्रेस कार्यकर्ता कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने रूलिंग पार्टी की मानसिकता को अपना लिया था। चमड़ी ऐसी मजबूत रखी थी कि अपोजिशन पार्टी वाले कुछ भी कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर हमारा संवेदनशील मन सिद्धांत के आधार पर समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित विचार और छोटी छोटी अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो हमारे मन में अस्वस्थता पैदा होती है, और उस अस्वस्थता का रूपांतर कभी कभी निराशा में भी होता है। वैसे केवल नीति और कार्यों के कारण ये होता है ऐसा नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी है कि आजकल राजनीति ये महत्वाकांक्षा का एक बहुत बड़ा खेल बना हुआ है। और मैं मजाक में कहता था, और वो दुर्भाग्य से कुछ प्रमाण में सही है, कि मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे कोई समाधान है पूरा 100%, ऐसे बहुत कम लोग दिखे। जो नगर सेवक नहीं बन पाए वो इसलिए दुखी थे कि उनको नगर सेवक बनने का मौका नहीं मिला। जिनको नगर सेवक बनने का मौका मिला वो इसलिए दुखी थे कि उनको मेयर बनने का मौका नहीं मिला। वो मेयर इसलिए दुखी थे कि उनको
विधायक या एमपी का टिकट नहीं मिला। विधायक और एमपी इसलिए दुखी है कि उनको मंत्रिमंडल में शरीक होकर सेवा का अवसर नहीं मिला, और मंत्रिमंडल में जो लोग दुखी इसलिए है कि उनको सही डिपार्टमेंट नहीं मिला, और जिनको सही डिपार्टमेंट मिला वो भी दुखी है, क्योंकि दुख का संबंध किसी को कुछ मिलने से नहीं होता, उसके मन के समाधान के साथ होता है। और इसलिए जिसको 50 साल कुछ नहीं मिला उसके तरफ अगर देखेंगे तो ही मन में समाधान आएगा। अगर पूरे गांव में भूखमरी होगी तो कोई नाराजी नहीं होगी, पर 4 घर में अगर भोजन ठीक से चल रहा है तो पूरे घर वाले नाराज हो जाते कि हमको नहीं मिला तो नहीं मिला, पर इसके घर पे क्यों मिल रहा है। ये एक मानसिकता होती है, ये मानवीय स्वभाव है। और इसलिए हमारे पार्टी में ये परंपरा रही है कि हम विचारों और सिद्धांतों के आधार पर समर्पित भाव से राष्ट्र और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, और उसके साथ अगर हमारा मन जुटा रहेगा तो अस्वस्थता, निराशा ये हमारे नज़दीक नहीं आएगी, तो हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव अप्रोच में काम कर सकते हैं। और ऐसे समय कुछ हमारे मीडिया के मित्र हो, कुछ हमारे विपक्ष के लोग हो, उनको पता है कि जब कन्विंस नहीं किया जाता तब कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, और ये कंफ्यूजन जो होता है वो क्रिएट करके हमको भी भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें मीडिया के द्वारा अखबारों में आती है, कुछ बातें विपक्ष गलत प्रचार करने के कारण आती है, और उसकी ठीक जानकारी और अध्ययन न होने के कारण हम अस्वस्थ हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति में हमको हिम्मत के साथ पॉजिटिव अप्रोच में आत्मविश्वास के साथ आगे जाना है। और मैं आपको एक बात विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जो विरासत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके महान नेताओं ने हमको जो विरासत दी और जो विचार दिया है, उसी के आधार पर हम हिंदुस्तान के भविष्य को बदल सकते हैं, और ये ताकत केवल हमारे पार्टी में और हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं में है। लोग कंफ्यूज करेंगे, गुमराह करेंगे। लैंड एक्विजिशन के ऊपर हम एक बार बैठे थे, प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा हो रही थी, और सब लोग कह रहे थे कि अब इससे कैसे पीछे जाना, कैसे मार्ग निकालना, माहौल बड़ा खराब हुआ था। तब मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए, हम गलत कर रहे क्या? बोले नहीं। तो फिर चिंता क्यों करें, हिम्मत के साथ आगे चले जाए। तो मैंने मजाक में उनको एक उदाहरण बताया कि एक गांव में एक राजा था और एक छोटा लड़का था। लड़के ने टोपी पहनी थी, तो राजा जब लड़के के पास से गुजर निकला तो उसने टोपी ले ली, और टोपी ले ली, निकाल ली उसके सर से और अपने हाथ में ले ली। तो लड़का चिढ़ गया, उसने कहा राजा भिखारी है, राजा ने मेरी टोपी ले ली। राजा को गुस्सा आया, उसने कहा मुझे भिखारी कह रहा, ले तेरी टोपी। टोपी फेंक दी। तो बच्चे ने कहा, राजा डर गया, मेरी टोपी वापस कर दी। मैंने बोला ये अपोजिशन पार्टी की स्ट्रेटेजी ऐसी है, आप आगे भी जाओगे तो भी गाली दोगे, पीछे भी जाओगे तो भी गाली, इसके बजाय उनके छाती पर पैर रख के आगे चलने की हिम्मत रखो तो आगे जाएंगे, डरने का कोई कारण नहीं। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण 2 बातों पर जिसका जिक्र मुझे किया है, उन 2 विषयों का उल्लेख मैं आपके सामने करने वाला हूं। पहला जो भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसको लेकर बहुत सी गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो ऐसी है कि यूपीए सरकार ने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया था, इस एक्ट को लाने के बारे में आप पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए
कि हमारे देश के संविधान में जो हमारा सरकारी कामकाज चल रहा है उसमें हमारे संविधान में जो अलग अलग विषय है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, उसकी सूचियां बनाई गई है। जो कानून बनाने का, निर्णय करने का अधिकार राज्य सरकार को है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है। जिन विषयों पर केंद्र सरकार को अधिकार है, जिन विषय पर निर्णय करने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है। और जिस विषय पर राज्य और केंद्र दोनों को भी कानून बनाने का अधिकार है उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो लैंड एक्विजिशन कानून जो है ये कानून कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसलिए एक्ट बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। और इसलिए पहली बार आप ये समझ लीजिए कि केंद्र की बात जो है वो केवल बेसिक जो स्पिरिट पार्लियामेंट में जो कानून पास होगा उसके अगेंस्ट कोई कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, पर उसके रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और जिलाधिकारी के लेवल पर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके ये कार्रवाई आगे होती है। जब ये कानून यूपीए सरकार ने पास किया उसके बाद में कांग्रेस में भी इसका विरोध था, बाकी पार्टियों में भी विरोध था, पर पॉपुलर पॉलिटिक्स के आधार पर कुछ बातों के लिए कुछ बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे और स्वाभाविक रूप से ये कानून पार्लियामेंट में चुनाव के समय के पूर्व में पास हुआ। पर जैसे हमारी सरकार आई वैसे मेरे पास सभी राज्यों से अनेक पत्र आए कि ये कानून अगर आएगा तो हम राज्य का विकास नहीं कर सकेंगे और इसलिए इस कानून में कुछ सुधार करने चाहिए। ये इस कानून में ही ऐसा था। मैं सब कागज लेके आया हूँ, अगर जिसको डिटेल स्टडी करना है तो मैंने किताब भी निकाली हुई है और कहीं आए तो मैं उसके पूरे कानून के आपको सेट दे दूंगा। ये जब कानून पास हुआ तब 13 एक्ट को यूपीए सरकार ने इसको एग्जाम कर दिया था 2 क्लॉज से। 2 क्लॉज क्या थे जिसका विवाद देश में हो रहा है? एक का नाम है कंसेंट क्लॉज, अनुमति लेना, और दूसरा सवाल जो है वो SIA, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट, SIA, इसका सर्वे करना। अब ये 2 बातों के बारे में विवाद खड़ा हुआ है, पर यूपीए सरकार ने 13 कानून को इस SIA से ये जो कानून पास किया तभी उसको एग्जाम किया था। वो कानून कौन सा था? कोल एक्ट। कोल के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी उस जमीन के लिए इसमें एग्जाम्शन दिया गया था। ट्रांसपोर्ट, रेलवे, रोड, माइनिंग, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन लेना है, इलेक्ट्रिक के लिए टावर लगाना है, उसके एग्जाम किया गया था। ट्रामवे को एग्जाम किया गया था। ज़्यादातर उद्योगपतियों का जिसके साथ संबंध है ऐसे सब बातों को उसमें से एग्जाम किया गया था 1 साल के लिए। और 31 दिसंबर को इसकी मुदत खत्म होने वाली थी। अगर हम ऑर्डिनेंस नहीं निकालते तो इस एक्ट में जो मुआवजा था कि अर्बन एरिया में अगर जमीन एक्वायर्ड की जाएगी तो अर्बन एरिया में जमीन के रेट ज़्यादा होते हैं, तो जमीन के रेट 1:2। अगर कलेक्टर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जमीन के एक्विजिशन के रेट अगर निकालते हैं, अगर वो 1 रुपया निकालते हैं तो अर्बन एरिया में 2 रुपये देने चाहिए, अप टू 2 रुपीज, अप टू 2 टाइम्स। और ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में अगर जमीन एक्वायर्ड की जाती थी तो इसका रेट अप टू 4 टाइम्स, यानी 4 गुना देना चाहिए, अप टू 4 टाइम्स। ये अप टू किसके लिए था? ये राज्य सरकार के लिए था। अप टू 2 टाइम्स इन अर्बन एरिया एंड अप टू 4 टाइम्स इन रूरल एरिया। परिणाम क्या हुआ?
हरियाणा के हुड्डा सरकार जब थी कांग्रेस की, जो किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और जिन्होंने दिल्ली के बाजू में हरियाणा में इस सरकार ने मिट्टी मोल तरीके से लाखों एकड़ जमीन गुड़गांव के आगे हरियाणा में लेकर बड़े बड़े बिल्डरों को दी है, वो हुड्डा सरकार के नेता और हुड्डा जी अब लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसमें राजनीति है। तब यह हुड्डा जी ने निर्णय क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग ये जो 4 की बात कही है रूरल एरिया में, ये 1:2 ही रखेंगे और कुछ जगह अर्बन एरिया में 1:1.5 तक ही रखेंगे। जब इनको किसानों के प्रति इतना प्रेम था और उनको अधिकार था, तो उन्होंने अप टू 2 और अप टू 4 के बजाय 2 टाइम्स और 4 टाइम्स क्यों नहीं किया। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और जब ये बात सामने आई, तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री खक्कर जी को, मैंने और प्रधानमंत्री जी ने बाद में फ़ोन किया कि ये गलत हुआ है, आप इसको सुधार करिए। और हरियाणा के बीजेपी के सरकार ने निर्णय किया कि अर्बन एरिया में 1:2 टाइम्स हम देंगे और रूरल एरिया में 1:4 टाइम्स देंगे, 4 गुना देंगे। निर्णय हमारे सरकार ने किया। महाराष्ट्र में उस समय पृथ्वीराज चौहान की सरकार, उन्होंने ही ऐसा किया। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई तब हमने उनको कहा कि आप भी इसको बदलिए, उन्होंने बदला। इसलिए इस देश में किसानों को ज्यादा मुआवजा देने का निर्णय अगर किसी सरकार ने किया है तो यूपी और कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है। नाम हमारा बदनाम कर रहे हैं। अब इसके बाद में जब सभी मंत्रियों ने, मैं उस समय मुंडे जी का अपघाती निधन होने के कारण मुझे ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी और उस समय मुझे सभी मुख्यमंत्रियों, मेरे पास पत्र है, सभी 32 सरकारों ने, जिसमें यूपीए की सरकार है, लेफ्टिस्ट पार्टी की सरकार है, पृथ्वीराज चौहान का पत्र है, हुड्डा जी का पत्र है, इन सब सरकारों ने, उत्तर प्रदेश के सरकार का पत्र है, बिहार के सरकार का पत्र है, इन सब सरकारों ने मुझे लिखकर कहा कि लैंड एक्विजिशन कानून में जिस प्रकार के कानून बनाया गया है उससे हम रोड नहीं बना सकेंगे, सिंचाई प्रकल्प नहीं कर पाएंगे, बिजली के लिए व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ बातों के ऊपर फेर विचार होना चाहिए। तब मैंने जून महीने में विज्ञान भवन में एक बड़ी मीटिंग बुलाई और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों और रेवेन्यू मिनिस्टर को उसमें बुलाया। एलजी भी आए, गवर्नर भी आए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए पे उन्होंने अपने महसूल मंत्रियों को, रेवेन्यू मिनिस्टर को बोला। उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, मुख्यमंत्रियों के पत्र मेरे पास है और उन्होंने मांग की कि ये कानून जिस प्रकार से, अगर आपने ये जो कंसेंट क्लॉज लगाया है, ये ऐसा ही लगाया, इससे राज्य में कोई काम ही नहीं हो पाएगा। अब ये कंसेंट क्लॉज क्या है और ऐसा है क्या, ये आप समझ लीजिए। हमारे देश में झारखंड ऐसा राज्य है कि जहां सिंचाई का प्रमाण केवल 5.6% है। हमारे देश में महाराष्ट्र में 16.8% सिंचाई का प्रमाण है और पंजाब ऐसा राज्य है जहां 98.2% सिंचाई का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में भी और सिंचाई की आवश्यकता है। बाढ़ के कारण नदियों में जब बाढ़ आता है तो पानी के कारण गांव, गरीब, मजदूर, किसानों का जीवन उद्ध्वस्त हो जाता है। पानी का, बाढ़ के कारण एक गंभीर समस्या उत्तर प्रदेश, बिहार में हम लोग उसका सामना करते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से 80% लैंड जो एक्वायर्ड होती है वो देश में केवल सिंचाई के लिए होती है। अब आप एक बात देखिए कि ये डैम बन रहा है, ये डैम है, समझ लीजिए कि 2000 एकड़ पर है और इस डैम में पानी को अड़ाने के बाद जो जमीन है वहाँ बड़ा तालाब, बड़ा लेक, बड़ा डैम बनाने के बाद इसका पानी 2 लाख एकड़ जमीन को कैनाल से जा रहा है। तो ये एक्ट ये कहता है कि अगर ये डैम बनाना है और इसके 80% लोगों ने अगर ये कहा
कि डैम नहीं बनाना, तो आप डैम नहीं बना सकते। अब मुझे बताइए, किसकी जमीन अगर डैम के लिए जा रही है और कैनाल से जिसको पानी मिल रहा है, वो किसान कहेगा, 2 लाख एकड़ वाला किसान कहेगा कि डैम बनना चाहिए क्योंकि मेरे खेत को पानी मिल रहा है। और जिसके जमीन पर डैम बन रहा है वो कहेगा मेरी जमीन में क्यों दूं, तो डैम नहीं बनेगा। तो क्या हिंदुस्तान में अगर डैम नहीं बनेगा, पानी को रोका नहीं जाएगा, बाढ़ के कारण गांवों का नुकसान होता रहेगा, किसान के खेत को पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो किसान का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और किसान का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो किसान आत्महत्या करेगा। आप मुझे बताइए कि ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग गन्ना क्यों लगा रहे हैं? पानी है इसीलिए लगा रहे हैं ना। आज अगर खेत को पानी नहीं मिलेगा तो किसान का क्या होगा? जब एक खेत को पानी मिलता है तो किसान का उत्पादन 2 गुना बढ़ता है, और जब उसको ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन 3 गुना बढ़ता है। क्या हमारे देश के किसानों का कृषि उत्पादन नहीं बढ़ना चाहिए? क्या हमारे देश के किसानों के खेत को पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे देश के किसानों का उत्पादन बढ़कर जो माल तैयार होगा उसकी प्रक्रिया करने वाले उद्योग गांवों में नहीं आने चाहिए? बहनों और भाइयों, हमने सबसे पहले जो सुधार किया इसमें से कंसेंट क्लॉज और SIA, ये SIA नाम का एक सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी ऐसी बात है कि ये दोनों लागू किया तो कोई काम ही नहीं होगा। अब मुझे बताइए, आज मैं आ रहा था, यहाँ एक 16 लेन रोड बना रहा हूँ, मेरठ की तरफ जाने वाला यहीं कहीं है, तो मुझे हमारे अधिकारी कह रहे थे कि 8 लेन बनाएंगे। मैंने बोला 8 लेन क्यों बना रहे, रोज इतना ट्रैफिक जाम होता है। तो बोले क्या करें, जितनी जगह है उतना बनाइए। तो बोले अतिक्रमण भी है। मैं बोला निकालिए, रोड बनाइए, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने निर्णय किया कि 16 लेन का रोड बनाएंगे। अब 16 लेन का रोड का 2 महीने में भूमि पूजन हो रहा है, और वो हापुर या क्या, कौन सा गाँव है ये, हापुर, और वो लसना क्या, दासना, मुझे पता नहीं, यहाँ की जानकारी नहीं। तो दासना और हापुर के तरफ तो 8 लेन होगा, और बीच में मेरठ में जहाँ से जाएगा तब तक 16 लेन रोड होगा। तो मैं सोचता हूँ कि दिल्ली से मेरठ तो 2 घंटे में, 1.5 घंटे में कोई पहुँच जाए। अब मुझे बताइए, रोड के अपघात रोकने तो रोड बड़े नहीं करना, अतिक्रमण नहीं निकालना। अब आप कहेंगे गडकरी साहब ट्रैफिक जाम हो रहा है, रोड बड़े करो, और जिसके घर बने वो निकालेंगे तो वो 80% लोग कहेंगे कंसेंट क्लॉज है, हम 80% लोगों की अनुमति नहीं है, आप रोड बड़ा नहीं कर सकते, ना ब्रिज बन पाएगा ना रोड बन पाएगा, तो क्या होगा? इसलिए हमने इसमें सभी राज्य सरकारों के सुझाव पर, जो कांग्रेस की सरकार थी, कम्युनिस्टों की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, JDU की सरकार थी, इन सब सरकारों ने जो सुझाव दिए थे उसके ऊपर हमने कुछ निर्णय किया। हमने निर्णय क्या किया? निर्णय ये किया, 5 निर्णय केवल इसमें किए हैं कि ये जो कंसेंट क्लॉज और SIA का एग्जम्पशन हमने 5 बातों के लिए दिया है। रक्षा उत्पादन और देश की सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं। कल अगर कश्मीर में एयरपोर्ट बनाना है पाकिस्तान की सीमा पर देश की सुरक्षा करने के लिए, तो ये कानून कहता है कि 80% लोगों की अनुमति है तो एयरपोर्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या देश की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? अगर मिसाइल बनाई है और जमीन के अंदर डालनी है, तो जमीन के अंदर मिसाइल रखने के लिए अगर कोई जमीन लेंगे तो जमीन वाले कहेंगे 80% लोग नहीं, हम अनुमति नहीं देंगे, तो क्या देश की सुरक्षा हम नहीं करेंगे? तो हमने रक्षा उत्पादन और देश की सुरक्षा से जुड़ी परियोजना के लिए एग्जाम किया SIA और कंसेंट क्लॉज से। दूसरा, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे गांव में पानी की टंकी बनानी थी, 8 साल से टंकी नहीं बना पा रहे, क्योंकि टंकी बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। क्या गांव के गरीब लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलना चाहिए? अगर पानी मिलना चाहिए तो टंकी किसी ना किसी के जमीन पर बनानी पड़ेगी। तो हमने पानी के टंकी को एग्जाम किया,
गांव में अगर इलेक्ट्रिक की लाइन पहुंचानी है तो ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। जिसके जमीन पर लगेगा वो बोले नहीं डालो, अनुमति नहीं है। तो गांव के लोगों को 24 घंटे बिजली कैसे देंगे अगर हमने ट्रांसफार्मर नहीं बैठाया, पाइप अगर लाइन नहीं लेके गए तो ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में स्कूल नहीं बननी चाहिए, सरकारी स्कूल, गांव में सरकारी अस्पताल नहीं बनना चाहिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इरिगेशन, सिंचाई, ट्रांसफार्मर के लिए जमीन, पानी के टाकी के लिए जमीन, सरकारी स्कूल के लिए जमीन और सरकारी अस्पताल के लिए जमीन। तो हमने ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्जाम किया। दूसरा विषय, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इस देश के लिए रोड नहीं चाहिए? अभी ये बता रहे थे कि रोड का थोड़ा सुधार कर दो। अभी हमारा रोड मार्च एंड में 12 किलोमीटर पर डे बन रहा, और अभी जब मई में हमारी सरकार पूरी करेगी तो 14 किलोमीटर पर डे बनेगा, जो कांग्रेस के राज में 2 किलोमीटर पर डे बन रहा है। आप देखते रहो 3 साल में उत्तर प्रदेश कैसा बदल जाएगा, देखते रहो। कंक्रीट के रोड बनेंगे, 4 लेन रोड बनेंगे। अब रोड बनाना है तो रोड के लिए, रोड के बीच में अगर कोई अतिक्रमण होता है, कोई जगह आती है, कोई घर आता है तो कोई रोड नहीं बनाया। कितने अपघात होते हैं देश में, हर साल देश में 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हिंदुस्तान में होते हैं। आप मुझे बताइए, क्या देश रोड चौड़े बनाकर लोगों की जान नहीं बचानी चाहिए? ट्रैफिक जाम के कारण हम 8 लाख करोड़ का पेट्रोल, डीजल और गैस आयात करते हैं। हमारे देश में अगर ट्रक में जो माल जाता है उसकी कीमत 15 टन के ट्रक में जाता है, उसकी 3 किलोमीटर पर डे औसत कीमत आती है। वर्ल्ड में यही ट्रांसपोर्ट की कीमत है वो 1 रुपया 40 पैसे है, आधी है। क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट के ट्रक जब जाते तो धुआं फूकते फूकते जाते, क्योंकि गियर बदलते रहते, क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है। फॉरेन में नहीं होता है। क्या देश के लिए हमारा जो परकीय चलन वेस्ट हो रहा है उसको नहीं बचाना चाहिए? अपघातों को नहीं रोकना चाहिए? डीजल के कारण प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण से नई समस्या हो रही है, डिसीजेज हो रही है, प्रदूषण को कम नहीं करना चाहिए? ये उसी समय संभव होगा कि जब हम रोड चौड़े करेंगे, नए ब्रिज तैयार करेंगे, नए बाईपास बनाएंगे। उसके सिवा देश का विकास नहीं हो सकता। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक वाक्य मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने कहा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, पावर लाइन, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बातें हैं। हमने कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंडस्ट्री की कहीं बात नहीं की है। कोई मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात नहीं की है। हमने केवल पब्लिक इंटरेस्ट की सरकारी योजनाओं की बात की है कि रोड बनेगा, टेलीफोन की लाइन, इलेक्ट्रिक की लाइन, गैस की लाइन, पानी की लाइन। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वही लिया है जो सरकारी है। यह अपप्रचार किया गया कि हम अंबानी के लिए और अडानी के लिए लैंड एक्वायर करें। एक बार मैं एक चैनल पर था तो एक कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे थे, कागज पढ़ने का नाटक कर रहे थे। लाओ कागज इधर, लिखा ही नहीं है। डर गए, चेहरा उतर गया, क्योंकि उसमें वो लिखा ही नहीं था, क्योंकि जनता को गुमराह करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ये स्थापित करना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये कारपोरेट की सरकार है, ये सूट बूट की सरकार है। मुझे पता नहीं कि जो 2 महीने गायब हुए थे कहाँ गए पता नहीं, कहाँ रहे पता नहीं, कहाँ चले पता नहीं, क्यों गए पता नहीं। जो 2 महीने जब किसान आत्महत्या कर रहा था तब इनको किसानों की याद नहीं आई। 2 महीने के बाद आए और अचानक किसानों के मसीहा बनकर इधर उधर घूमने शुरू किए। नाटक कंपनी का काम शुरू हो गया।
और हमको कह रहे हैं। हमारे देश में विकास का दर, जब ये यूपीए की सरकार थी, इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया। देश का अगर मूल्यमापन करना है तो उसके इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या है? इकोनॉमिक पैरामीटर से उसका जीडीपी कितना है? कांग्रेस के राज में हमारे देश का जीडीपी, सकल उत्पादन 4.25% था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का आज का जीडीपी 7% है। और मैं आपको बताता हूं, 2 साल पूरे होने के पहले ये देश 8% जीडीपी पर पहुंचेगा और चाइना भी हमारे पीछे रहेगा। इतनी ताकत हमने देश में खड़ी की है, 2 साल के अंदर करेंगे। और मैंने विश्वास दिया कि मेरा डिपार्टमेंट 2% कम से कम जीडीपी बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। जीडीपी बढ़ना है, रोजगार की निर्मित होना है, गांव का विकास होना है। कृषि विकास का दर क्या है पता है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की। हमारी सरकार आने के पहले शरद पवार कृषि मंत्री और हमारे राष्ट्रपति जी ने शिवराज सिंह चौहान का सत्कार किया। इस बात के लिए किया कि देश में सबसे ज्यादा कृषि विकास का दर 23% मध्य प्रदेश में हासिल हुआ, इसलिए शिवराज सिंह चौहान का सत्कार हुआ। मध्य प्रदेश में कृषि विकास का दर 23%, गुजरात में कृषि विकास का दर 14%, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास का दर 3%, महाराष्ट्र में कृषि विकास का दर 4% से भी कम। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अंधेरा है, किसान दुखी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के मालों को कीमत नहीं है। और दूसरी ओर देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां किसानों के प्रगति और विकास का दर कई गुना ज्यादा है। क्या इससे हम ये नहीं कह सकते कि इस देश के किसानों का भविष्य बदलने की ताकत अपने कार्य कर्तृत्व से और इकोनॉमिक पैरामीटर्स के आधार पर अगर किसी पार्टी की सरकार ने सिद्ध करके दिखाया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमने करके दिखाया और हम किसानों के विरोध में हैं, जिन्होंने 60 साल राज करके किसानों को रगड़ दिया, गांवों को उद्ध्वस्त किया, बेरोजगारी बढ़ाई, इन्फ्लेशन और महंगाई का रेट दुनिया में सबसे ज्यादा किया। 4 साल में यूरिया और मिश्र खतों की कीमतें 4 गुना बढ़ाई, किसानों को खेती करना मुश्किल कर दिया। वो लोग क्या देश के किसानों का भला कर सकते हैं? जब इनकी सरकार थी तब किसानों का भला क्यों नहीं किया? ये उत्तर प्रदेश से नोएडा का रोड बना, ये रोड किसने बनाया? मायावती जी की सरकार थी। फिर रोड के लिए जमीन एक्वायर्ड किसने की? तो मायावती जी की सरकार थी। तब आपने रोड बनाने के लिए किसानों की जमीन एक्वायर्ड की, तब तो आप ठीक थी। और जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कुछ सुधार लाए तो हम किसान विरोधी हो गए। मुलायम सिंह जी नया रोड बना रहे हैं, लखनऊ से आगरा, हवा से जाने वाला है क्या? इस रोड के लिए जमीन कहां से आने वाली है? ये जमीन कैसे लेने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार को जमीन खरीदी करने का अधिकार है, तो हाईवे की जमीन कैसे आने वाली है? आप करेंगे तो किसानों के हित में, हम करेंगे तो किसानों के विरोध में। मैंने मजाक में एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदी में एक गाना था कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। बात एक करते हैं, कृति दूसरी करते हैं। कोई डरने का कारण नहीं। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हिम्मत के साथ काम करो, लोग तो है भोंकने वाले रहेंगे। अगर हमारा दामन साफ है तो डरने का कारण क्या है? और जब एग्रेसिव होंगे तो हमारे ऊपर वो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, हम भी चढ़ेंगे। कोई डरने का कारण नहीं। हमारे में से किसी का दामन साफ नहीं, ऐसा गलत है कहीं नहीं है। हम विश्वास के साथ आगे जाएंगे, हम देश के तकदीर को बदलेंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेंगे, गांवों के युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों के मालों को सही कीमत देंगे, फर्टिलाइजर की कीमतें कम करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, किसान के खेत को पानी देंगे, गांव में रोड बनाएंगे, गांव में स्कूल बनाएंगे, गांव में कॉलेज बनाएंगे।
और किसान जो माल तैयार करता है उस माल पर प्रक्रिया करने वाले उद्योग भी गांव में करेंगे, ताकि फरीदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद से लोग फिर से एक बार गांव की तरफ जाए। ये हो सकता है। मैं कोई सपनों की बात नहीं कर रहा हूं और कोई आपके सामने मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं खड़े कर रहा हूं। ये हो सकता है और इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये चौथा विषय था। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब क्या है? दिल्ली से अगर मुंबई तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो समझ लीजिए रोड बनेगा, और रोड बनने के बाद रोड के 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, यानी एक ने तो कहा जैसे नगर परिषद में वो दुकानें लाइन से खड़ी होती ना, वैसे 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर हम लाइन एक्वायर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये कॉरिडोर जहां से बनेगा वहां गांव होंगे, वहां एक क्लस्टर होगा, और 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर के बाद कोई गांव के बाजू में होगा जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की इंडस्ट्री खड़ी करेंगे। मुझे आप बताइए, कितने लोग आपके तरफ से, कितने यूपी के लोग मेरे पास आते हैं या बिहार से आते कि उनके बच्चों को, लड़कों को मुंबई में नौकरी दो? क्या हमारे बच्चों को क्या मुंबई में नौकरी में जाने की जरूरत पड़ेगी? क्या हमारे उद्योगों का केंद्रीयकरण होगा मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई में? हम लाकर फरीदाबाद के झोपड़ी में रहेंगे? रहने के लिए घर नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रोड पे जाने के लिए रोड नहीं, ट्रैफिक जाम है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, गांव के गांव छोड़कर लोग भाग रहे हैं। गेहूं को कीमत नहीं, चावल को कीमत नहीं, शक्कर की कीमत नहीं, गन्ने को कीमत मिलती नहीं, पैसा मिलता नहीं, किसान कर्जे के बोझे में झुक रहा है, किसान की हालत खराब है। अगर गांव में कोई उद्योग शुरू हो जाएगा तो किसानों के बेटों को गांव में अगर रोजगार मिलेगा और गांव में परचेसिंग पावर बढ़ेगी, गांव का विकास होगा और गांव एक नया डेवलपमेंट का क्लस्टर तैयार होगा, तो क्या बिगड़ा है? और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब उद्योगों का केंद्रीकरण केवल मुंबई, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई में नहीं होगा, लखनऊ में नहीं होगा, तो छोटे छोटे गांव में उद्योग खड़े होंगे और किसानों के बेटों के हाथों को ईमानदारी से काम करने के रोजगार का अवसर गांव में पैदा होगा। ये कहना किसानों के विरोध में है। अगर आम तैयार होता है, आपके यहाँ एक जगह आंवला तैयार होता है, कोई जिला है? प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ में केवल आंवले पर तैयार करने वाली 50 इंडस्ट्री अगर खुल जाती है, आंवले से मेडिसिन तैयार हो सकता है, आंवले से सुपारी बन सकती है, आंवले से जूस निकल सकता है, आंवले से मुरब्बा बन सकता है, 50 वो कैंडी बन सकती है, चॉकलेट बन सकता है। कल कोई पार्ले कंपनी आती है और प्रतापगढ़ में 200-500 करोड़ रुपए डालकर अगर एक बड़ी इंडस्ट्री आंवले की बनती है, तो पहला फायदा होगा, आंवले वालों को कीमत मिलेगी। दूसरा फायदा होगा कि इंडस्ट्री में 5000 लोगों को, आंवले के किसान जो है, खेत में मजदूर है, उनके लड़कों को प्रतापगढ़ में काम मिलेगा, और 5000 लड़कों को काम मिलेगा तो उनको 15,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलेगी। तो वो हीरो होंडा लेगा तो हीरो होंडा की एजेंसी आएगी, वो पेट्रोल भरेगा तो पेट्रोल पंप आएगा, पैसे आएंगे तो कपड़े खरीदी करेगा तो टेलर को काम मिलेगा, और अगर पैसे आएंगे तो महिलाओं के ब्यूटी पार्लर खुलेगा, क्योंकि पैसे तो चाहिए ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए। जब किसान की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, गांव गरीब मजदूर किसान की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तब गांव की इकोनॉमी एक्सेलरेट होती है। क्या प्रतापगढ़ का विकास नहीं होना चाहिए? गांव में आम तैयार होते हैं, बड़े बड़े आम के बगीचे हैं, माजा का प्लांट वहां अगर आता है और आम का जूस बनता है, आम की खरीदी होती है, तो वहां नहीं होने चाहिए? हमारे यहाँ इथेनॉल नहीं होना चाहिए? मैं तो कह गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि ये तुम्हारे उत्तर प्रदेश की तो 2 साल में चित्र तस्वीर बदल सकती है। हमारे यहाँ हमने किसानों को अपना इथेनॉल बनाया गन्ने के जूस से, बसें एयर कंडीशन बस चल रही है। अभी लखनऊ में उन्होंने बुलाई थी, 8 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं कि अब पेट्रोल डीजल गैस कोई देश से नहीं आएगा, इस देश का किसान इस देश की बिजली तैयार करेगा, इस देश का पेट्रोल डीजल करेगा, और गांव में उसकी इंडस्ट्री खुलेगी और गांव में किसान को रोजगार मिलेगा। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, उसी में हो सकता है। लोगों का माइंड बहकाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की कि उसी के कपास होता है उस गांव में, तो सूत बनेगा, कपड़ा बनेगा, रेडीमेड गारमेंट बनेंगे, जीन के पैंट बनेंगे, कपड़े बनेंगे और वहीं से एक्सपोर्ट हो गए। अगर वहां चावल बनता है तो चावल के प्रोसेसिंग प्लांट वहां होंगे। अब आलू बनता है, आलू फेंक देते रोड पर, रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है उत्तर प्रदेश में। आलू के चिप बनाने वाली फैक्ट्री अगर आगरा में बड़ी बड़ी फैक्ट्री शुरू हो जाएगी और आलू खरीदी करके अगर चिप बनेगा तो आलू रोड पर फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो किसानों को 2 पैसे ज्यादा कीमत मिलेगी। क्या आगरा में आलू के लिए फेंकने के बजाय फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए? और यही बात इसमें कही है। और आखिरी बात की सस्ते आवास और गरीबों के लिए घर। इस देश में 10 लाख रुपए के ऊपर का घर खरीदी करने की ताकत केवल 1% लोगों की है। 1%। 99% लोग 10 लाख रुपए के ऊपर का घर नहीं खरीद सकते। क्या इस देश में गरीबों का घर नहीं बनना चाहिए? मैं योजना तैयार कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने मुझे कहा है 2022 तक इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा, एक भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके खुद के मालकी का मकान होगा, ऐसा हर घर गरीब होगा। ये हमारा सपना है। तो घर कहाँ बनाएंगे? आसमान में। गांव में घर बनाने के लिए जमीन नहीं लगेगी। जो भूमिहीन है, जिनके पास घर नहीं है, लैंडलेस है, होमलेस है, उनके लिए 400-500 स्क्वायर फीट का छोटा घर, और गांव में होगा तो उसके जानवरों को देखकर जमीन देकर 1000 फुट 800 फुट का प्लॉट और घर। मजदूर, गांव गरीब मजदूर, किसान, खेतियार मजदूर, उसको अगर खुद का मकान बनाना है गांव में तो क्या उसके लिए जमीन नहीं लगेगी? अब तो हमने सीमेंट की बोरी भी सस्ती कर दी। ये कांग्रेस वालों को पूछो कि 350 रुपए सीमेंट की बैग थी, क्यों नहीं कम की गई? जब मैंने घोषणा की कि सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाएंगे तो 350 रुपए रेट कर दिया। मैंने कहा ठीक है, आपको दिखा दो कैसा है। एक मैंने नई स्कीम तैयार की, 37 कंपनी और 107 सीमेंट फैक्ट्री मेरे साथ आई, और आपको पता है 120 रुपए पर बैग, 130 140 रुपए भाव से मैंने 95 लाख टन सीमेंट बुक किया है, और मार्केट में कीमत है 350 रुपए। मैं अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा गया, वहां 500 रुपए है। अब केवल उसमें टैक्स एक्स्ट्रा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा है। मैं आपको आह्वान करता हूं, एमपी फंड के लिए, एमएलए फंड के लिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर परिषद, महानगर परिषद के लिए सीमेंट चाहिए, हमारे वेबसाइट पे आइए, मैं आपको 120, 130, 140 रुपए का सीमेंट देने के लिए तैयार हूं। तो हम सस्ते घर बनाएंगे और इस देश को, गरीबों को घर देंगे। तो सस्ता आवास और गरीबों के लिए घर, ये केवल 5 बातों के लिए हमने एग्जम्पशन किया है, और 2 नई बातें कही है। वो बात ये कही कि जिस किसान की जमीन जाएगी उस परिवार में एक नौकरी हम देंगे, उसको ऐड किया है। और दूसरी बात ऐड की है कि अप टू 2 और अप टू 4 जो जमीन का मुआवजा था, ये अप टू को निकाल दो। अब अर्बन होगा तो 2 गुना, रूरल होगा तो 4 गुना किसानों को कीमत देनी पड़ेगी। अब ये इतने बातों में हमने सुधार किया। बताओ मुझे, मैंने तो पत्रकार परिषद में, पार्लियामेंट में 200-250 पत्रकारों को जब समझाया, और तब मैंने एक सवाल उनको पूछा कि मेरी पत्रकार परिषद, मैं पत्रकार और आप जवाब दो, आप में से मुझे कोई बताया कि इन निर्णयों में हमने किसानों के खिलाफ क्या किया है? बताइए। एक ने भी मुझे सवाल नहीं पूछा। सवाल एक ही पूछा, 250 पत्रकार थे, उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि आप इतने लेट क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? बस एक। देखो, ये जो कन्विंस नहीं होता तब कंफ्यूज करने की जो आदत है, ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। हमारे पार्टी को बदनाम करना चाहते, सुट बुट की पार्टी।
कल कहा कि उन्होंने मछली वालों को, फॉरेन कंपनियों को मछली के लिए ड्रॉजर की परमिशन दे दी। मैं तुरंत वहां गया तो मैंने कहा की परमिशन दी, किसको दी, कौन आया कौन गया, कोई पता नहीं, हवा में मार कर दिया। बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी सत्ता हाथ से निकलने के कारण बड़ी अस्वस्थ है, निराश है, फ्रस्ट्रेशन में है और वो देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। हमारी सरकारें, कारपोरेट की सरकारें, धनवानों की सरकारें, अंबानी अडानी की सरकारें झूठा प्रचार करना चाहती है। हम अंबानी और अडानी के लिए एक इंच जमीन एक्वायर नहीं करेंगे, ना करने का हमारा इरादा था, ना हमारा नहीं है। न इंडस्ट्री है, न प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, किसी के लिए हमने एग्जाम्पशन नहीं किया है। 10 बार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके कंफ्यूज करने की नीति बन रही है और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्ट किसानों के हित में है। गांव में उद्योग निर्माण होंगे, किसानों के बेटों को नौकरी मिलेगी, किसानों के खेत को पानी मिलेगा। अब दिल्ली, मुंबई, लखनऊ केवल विकास नहीं होगा तो प्रतापगढ़ का भी विकास होगा, अलीगढ़ का भी विकास होगा, जिले का विकास होगा, गांवों का विकास होगा। कोई गांव गरीब मजदूर किसान अब रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई नहीं आएगा तो उसके गांव में उसके काम मिलेगा। ये हमारा सपना है, हम करके दिखाएंगे। अभी मैं कह रहा हूं कि गंगा में नाव चला दूंगा और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि मेरे 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत से काम किए और जो मैंने कहा वो हुआ है। मैं पत्रकारों को कहता हूँ कि मेरी बात नोट करके लिखना और डायरी में लिख के रखना, अगर नहीं किया तो जरूर मुझे जवाब पूछना। वाराणसी से हल्दिया तक 2 साल के अंदर में आपको रेलवे से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी पर चलने वाला हवाई जहाज आएगा, रोड पर और पानी पर चलने वाली बस आएगी। हमारे वाराणसी में, झारखंड में साहिबगंज में, बंगाल में हल्दिया में हम 3 मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। रोड भी होगा, रेलवे भी होगी, पानी पर भी जाओगे। अब मैं तो ऐसा एक विमान बना रहा हूँ, अब उसमें अब यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज गारंटी नहीं है। मैंने ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियर्स लाए हैं, कोचीन में काम शुरू किया है कि जो पानी के ऊपर से 8 मीटर से दौड़ेगा 70 किलोमीटर के स्पीड से और पानी में उतर जाएगा और उसकी कीमत आपके स्टेट ट्रांसपोर्ट के टिकट से भी कम होगी। मैं वो सपना देखता हूं कि अब दिल्ली से आगरा जाने के लिए कोई रोड से नहीं जाएगा, वो पानी से जाएगा। आज ये मैं पार्लियामेंट में 101 रिवर्स को इनलैंड वाटरवेज को कन्वर्ट करने का बिल पेश कर रहा हूं, होने वाला है। अब मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मुझे उल्टा सवाल नहीं पूछ सकता। मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, तब मुझे कहते थे कैसा होगा। और मेरे पास पैसे की भी कमी नहीं है, मैं जानता हूं पैसा कैसे खड़ा करें। मैं उत्तर प्रदेश में आया, मैंने कहा 40,000 करोड़ के रोड बना के देता हूं। पंजाब में गया 18,000 करोड़ दिए, कल नॉर्थ ईस्ट में गया 25,000 करोड़ दिए। मुझे पता है कि पैसे कैसे खड़े करना। मैं जब मंत्री था तो मैंने सरकार से 10 करोड़ लिए और 4,000 करोड़ पब्लिक से खड़े किए और 2.5 साल में 8,000 करोड़ के काम भी कर दिए और पैसे भी वापस कर दिए। काम करने के लिए, विकास करने के लिए दृष्टि चाहिए और इच्छा शक्ति चाहिए। देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति सद्भाव, प्रेम चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। मेरे देश के लिए काम करना। अभी मैं ईरान गया था, आप जो यूरिया का भाव लेते वहां 80 पैसे लीटर पेट्रोल है। मैं हम चाबार में पोर्ट बना रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जितना अंतर है ना, उससे कम अंतर है मुद्रा से कांडला से चाबार ईरान में है। अब ईरान में अगर हम चाबार में जाएंगे तो अफगानिस्तान डायरेक्ट जा सकते हैं, पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। और अफगानिस्तान से रशिया तक गाड़ी से चले जा सकते हैं अगर ये पोर्ट बनेगा तो। और वहाँ गैस की कीमत थी, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कीमत ऑफर की थी 80 सेंट, $1 से भी कम। अगर उस समय अगर भारत सरकार यूरिया की फैक्ट्री अगर ईरान में डाल देता, चाबार में डाल देता, तो आज यूरिया की कीमत जितने भाव में आप यूरिया ले रहे उससे 30% प्राइस में यूरिया आपको मिलता। 80,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि यूरिया की फैक्ट्री वहां डालेंगे, राष्ट्रपति से बात की, वहां के मंत्रियों से बात की।
अब वो बोल रहे हैं अब वो तो पुरानी बात हो गई, आपने किया नहीं, कागज चला गया। अब $2.95 की बात करें, हमारे देश में $60 से यूरिया हम गैस खरीदते हैं, अब वो 2.95 पर आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ₹1 ₹1.5 पे आ जाए तो देश के किसानों को 50% की कीमत में यूरिया मिल जाए। हम देश के तस्वीर को बदलना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान त्रस्त है इस बात के लिए कि 12,000 करोड़ रुपए गन्ने की कीमत नहीं मिली है। जब गन्ने के भाव जाहिर हुए तो शक्कर की कीमत 34 रुपए किलो थी, आज ये कीमत जो है 24 रुपए किलो हुई है। अब जो है हमारे देश में 285 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है और देश की रिक्वायरमेंट 240 लाख टन की है। 45 लाख टन ज़्यादा हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट कम हुए। दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्कर तैयार करने वाला, इथेनॉल तैयार करने वाला देश ब्राज़ील है। जब शक्कर के भाव कम हुए तो ब्राज़ील के कारखाने वालों ने, चीनी मिलों ने शुगर के बजाय इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया। पर जब इथेनॉल की कीमत कम हो गई, क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम हो गई, तब उन्होंने इथेनॉल बनाना बंद कर दिया और शुगर बनाना, चीनी बनाना शुरू कर दिया। अब ब्राज़ील में 16 रुपए किलो चीनी के भाव है और वर्ल्ड में सस्ती चीनी सब जगह आ रही है। हमारी चीनी एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही है, कीमत भी नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति है। पर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि यह संकट का समय, यह कठिन समस्या है, इससे मार्ग निकालना है, किसानों के हितों की रक्षा करनी है। भारत सरकार ने निर्णय किया कि अब देश में कोई चीनी आयात नहीं होगी। रॉ शुगर आएगी तो 40% ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो हमने इंपोर्ट शुगर को बंद कर दिया है और इस देश में इथेनॉल को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई है। पर गन्ने के ऊपर का जो क्षेत्र है वो कम करना होगा। इस देश में 1 लाख करोड़ का खाद्य तेल हम आयात करते हैं। सरसों, जवास, तिल, करडई, भुईमूग, सोयाबीन। आज हमारे देश में खाद्य तेल नहीं है। 1 लाख करोड़ का तेल हम आयात कर रहे हैं। चना, तुअर, मूंग, उड़ीद शॉर्टेज है, बाहर से आ रहा है। वर्ल्ड अब ग्लोबल इकोनॉमी है। हम चाहते हुए या न चाहते हुए भी हमको ग्लोबल इकोनॉमी का अध्ययन करके क्रॉप पैटर्न को निश्चित करना होगा। जिसकी कीमत ज़्यादा है वो चीज़ों को लगाना होगा, कुछ परिवर्तन भी करना होगा। सरकार भी आपके साथ है। ये 12,000 करोड़ रुपए कैसे मिले, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और इमीडिएट क्या क्या करना चाहिए, इसका विचार हुआ है। बहुत सी स्थिति बहुत कठिन है। हमारे प्रधानमंत्री, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को उनकी जो कीमत है, जो पैसा देना है बकाया, वो कैसे तुरंत मिले। लगातार कोशिश की जा रही है। पिछले साल एसडीएफ से पैसा हमारे सरकार ने दिया था। इस साल भी यही अड़चन है, पर इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी निकालना होगा और हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। हम किसानों को छोड़ नहीं देंगे। समस्या बहुत कठिन है, आसानी से सुलझाना इतना सहज नहीं है, पर हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना किसके लिए बनी? प्रधानमंत्री बीमा योजना किसके लिए बनी? प्रधानमंत्री लाइफ इंश्योरेंस योजना किसके लिए बनी? 12 रुपए साल के दो और 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस लो, कोई योजना बन सकती है? गरीबों के लिए बनी। हमारे यहाँ पेंशन मिलने के लिए अपने यहाँ 18 से 40 साल में पैसे भरो, इंश्योरेंस करो। आपको बाद में जब 60 साल के होंगे तो आपको पूरे जीवन में पेंशन मिलेगी, योजना हमने बनाई। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस के 2 लाख रुपए मिलेंगे, वो योजना हुई। 15 करोड़ गरीबों के बैंकों में खाते खोले गए। आज भी जो किसानों को सब्सिडी देने की बात है वो बैंक के थ्रू आएगी। क्या हमने गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के हितों के निर्णय नहीं किए हैं? 1 साल हुआ है। वो लोग हमको सवाल पूछ रहे जिन्होंने 60 साल, 65 साल इस देश का सत्यानाश किया, इस देश की इकोनॉमी को बर्बाद किया, गांव, गरीब, मजदूर, किसानों पर अन्याय, अत्याचार किए, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी देश के सामने लाकर रखी। जिन्होंने 66 साल पाप किया है, वो हमको 1 साल भी नहीं पूरा हुआ तो हमको सवाल पूछ रहे कि तुम क्या कर रहे हो।
अरे भाई हम क्या कर रहे हैं ये तो बाद में बताएंगे, पर तुम क्या कर रहे, तुमने क्या किया ये तो बताओ, तुम क्यों डरते हो? मैं एक बार यूनिवर्सिटी के लिए प्रेसिडेंट के चुनाव में लड़ा था, नया नया समय था, 1975 की बात थी। मैं 6 वोट से चुनाव हार गया, कांग्रेस जीत गई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के लिए। तो मैंने कहा कि लोग बोले, अब कार्यकर्ता बड़े निराश हुए थे, मैंने बोला बैंड लाओ, गुलाल लाओ, फूल दो, हम जीत गए। जो ऐसा माहौल बन गया कि लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन जीता। ये हारने वाली मानसिकता को छोड़ दो। एक फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात कही है, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। जब जीवन में कोई युद्ध में हार जाता है तो कभी समाप्त नहीं होता, जब युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। अगर दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद जी, हमारे सब पुराने नेता, मुझे याद है मैं स्कूल में था तब एक बार उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, और तब पार्टी ने घोषित किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। 74 में बलरामपुर, और वो चुनाव बड़ा जोरों से हुआ। अब हमको लग रहा था अगली बारी प्रधानमंत्री अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी तो नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, तो चलो अब अटल बिहारी तो पक्का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और चुनाव हुआ, वो भी हमको अटल बिहारी जी को उस समय प्रधानमंत्री भी नहीं बना। जब 1980 का चुनाव हुआ तब हमारे 2 चुनकर आए, तब यही कांग्रेस वाले थे, हमको कह रहे थे अटल जी अडवाणी को हम 2 हमारे 2। हम निराश नहीं हुए, हम हिम्मत के साथ आगे लड़ते रहे, चलते रहे, कार्यकर्ता काम करते रहे, बलिदान करते रहे। परिस्थितियां कठिन थी, पीढ़ियां बर्बाद हुई, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रचारक के रूप में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कहीं भी भविष्य में विजयश्री दिख नहीं रही थी, लगातार पराजय हो रहे थे, निराशा की बात थी, पर हमारा कार्यकर्ता कभी निराश नहीं हुआ, वो लड़ते रहा। और लड़ते लड़ते एक दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर दिखाया। अब उस स्थिति से यहां तक आए हैं, अब तो 5 उंगली घी में है। अब क्यों ऐसे निराश होते हो? ये निराशे वाले थ्योरी को फेंक दो, आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिव विचार दृष्टि के साथ, उत्तर प्रदेश का हो, देश का हो, गांव गरीब मजदूर किसान का हो, गरीब का हो, उसकी तकदीर, उसका भविष्य बदलने की ताकत अगर कोई नेतृत्व में है तो भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और देश में विकास का और समृद्धता और संपन्नता का कमल खिलेगा। ये समझकर आगे जाइए। और मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार हमारी आनी चाहिए। उसी आत्मविश्वास के साथ आप लोग इस कार्यकारिणी से एक विश्वास और प्रेरणा लेकर जाइए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और इसलिए मैंने आप जो बात कही वो ध्यान में रखिए। 50,000 करोड़ की सड़कें 31 दिसंबर तक शुरू कराने की बात की, इधर फिर 70 के यहाँ कर दी थी, यहाँ तो 40 कर दिया आपने, 30 कम कर दिया हमारे, ऐसा ना करो। मैं लक्ष्मीकांत जी बता रहे हैं कि 70,000 करोड़ की सड़कें आपने हाँ कर दी। लक्ष्मीकांत जी आप और पत्रकार गिन लेना, 70 ने 80,000 करोड़ की सड़कें उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। मैं 10 लाख करोड़ के रोड बनाने वाला हूँ, मेरे पास पैसे के, मैं जापान जा रहा हूँ, 2 लाख करोड़ आधे टक के ब्याज से लाने वाला हूँ, कोई चिंता मत करो। मैं उत्तर प्रदेश को सब नदियों को वाटरवेज में कन्वर्ट करना, 2 साल के अंदर वाराणसी से हल्दिया तक, पटना से भी आपको ले जाऊंगा नाव में बैठकर, और पक्की तरह से ऐसे एयरपोर्ट बनेंगे, वैसे वाटर पोर्ट भी बनेंगे, रोड भी बनेंगे, और किसानों के हितों के लिए भी नई नीति लाकर, कठिनाई है उससे भी हम लोग समस्या का समाधान ढूंढेंगे और निश्चित रूप से हम विकास की ओर जाएंगे। और हमारे भारत देश को, हमारी भारत माता को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे और हिंदुस्तान की नंबर 1 की ताकत बनाकर रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आगे जाइए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।